लीवर की एक बड़ी कॉमन डिजीज़ आजकल की वर्ल्ड में हम देखते हैं, उसे नैश कहते हैं, NASH नैश, जिसे हम नॉन अल्कोहलिक लीवर स्टेटोहेपेटाइटिस कहते हैं। ये एक ऐसी डिजीज़ है जो कि स्टार्ट होती है बिल्कुल फैटी लीवर से। तो जो कि हम देखते हैं हमारी जो फूड स्टाइल है, जो लाइफ स्टाइल है, हम बहुत ज़्यादा फैट वगैरह यूज़ करते हैं और प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, कार्ब्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और एक्सरसाइज वगैरह बहुत कम करते हैं। तो वो स्लोली लीवर जो है वो लिपिड एक्यूमुलेशन लीवर में स्टार्ट हो जाती है, तो फिर वो फैटी लीवर बन जाता है। तो वो अगर अनट्रीटेड रह जाता है और हम अगर अपनी लाइफस्टाइल को या फूड इनटेक को हम चेंज नहीं करते हैं, अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करते हैं, तो वो स्लोली नैश की तरफ चलता है। तो नैश का ये माना जाता है कि ये एक नॉन अल्कोहलिक, मतलब कि जो बंदा अल्कोहल नहीं भी कंज्यूम करता है फिर भी उसका लीवर जो है वो लाइक मॉल फंक्शनिंग करता है। तो ये डिज़ीज़ है। तो इसके बारे में हमने, मेरी जो रिसर्च थी पिछले 2.5 सालों से यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, तो मैंने ये वहाँ पे फाइंड आउट किया है कि एक रीज़न मैकेनिज़्म पे मैं काम कर रहा था कि इसके पीछे मैकेनिज़्म क्या है, हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी प्रोटीन, कौन सा जीन है जो कि इसको रेगुलेट करता है, इस चीज़ को। नाज़रीन, कश्मीर लाइफ के साइंस टॉक्स में आपका खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं, ये सीरीज़ जो इस वक्त तीसरे मरहले में जा रही है, हम पूरी दुनिया में जो कश्मीर से साइंटिस्ट्स हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूशन में, हम उनसे बात करते हैं उनकी एजुकेशन के मुतलिक और पूरी जो साइंस की दुनिया है इसमें उनका क्या कंट्रीब्यूशन है उस बारे में हम बात करते हैं। आज हमने इस शुमारे में दावत दी है डॉक्टर इश्तियाक जिलानी साहब को। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे हैं और रिसेंटली इनका एक बहुत ही शानदार रिसर्च पेपर साइंस जर्नल में शाया हुआ। साइंस जर्नल दुनिया के बड़े जर्नल्स में एक है, हाई इम्पैक्ट जर्नल माना जाता है। ये पेपर किस बारे में है और इसमें डॉक्टर इश्तियाक साहब ने क्या पाया है, तो इस पर बात करने के लिए इश्तियाक साहब से बात करेंगे। इश्तियाक साहब, आपका खुशामदीद कश्मीर लाइफ के शो में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लिवर डिसऑर्डर्स पे काम करते हैं, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं पूरी दुनिया में, वैसे भी हु का आलम है कि लिवर बैठ गया। लिवर बड़ा इम्पोर्टेंट, हर आर्गन बेसिकली इंसान के वजूद में बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो लिवर काम करता है वो कोई और नहीं करता, सबसे बड़ा आर्गन है और सारा काम तो इसी का है। ये बैठ गया तो पूरा जिस्म बैठ जाता है। तो ये जो आपका पेपर साइंस में पब्लिश हुआ, ये किन चीज़ों या किस डिसऑर्डर के हवाले से इस पर कौन सी बात की गई है? ऐसा कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि लीवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और सारे हमारे मेटाबॉलिक काम जो है वो लीवर करता है, और जब लीवर में कोई मसला हो जाता है तो फिर हमारी बॉडी भी जवाब दे देती है। और आजकल की लाइफस्टाइल को लेके या फिर आजकल की डिजीज़ को लेके अगर चलें तो लीवर की डिजीज़ भी बहुत टॉप नंबर पे आती हैं अभी। तो मेरा जो ये पेपर अभी शाया हुआ है, ये एक्चुअली मेरी जो रिसर्च है ये लीवर की डिज़ीज़ पे ही है। लीवर की एक बड़ी कॉमन डिजीज़ आजकल की वर्ल्ड में हम देखते हैं, उसे नैश कहते हैं, NASH नैश, जिसे हम नॉन अल्कोहलिक लीवर स्टेटोहेपेटाइटिस कहते हैं। ये एक ऐसी डिजीज़ है जो कि स्टार्ट होती है बिल्कुल फैटी लीवर से। तो जो कि हम देखते हैं हमारी जो फूड स्टाइल है, जो लाइफ स्टाइल है, हम बहुत ज़्यादा फैट वगैरह यूज़ करते हैं और प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, कार्ब्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और एक्सरसाइज वगैरह बहुत कम करते हैं। तो वो स्लोली लीवर जो है वो लिपिड एक्यूमुलेशन लीवर में स्टार्ट हो जाती है, तो फिर वो फैटी लीवर बन जाता है। तो वो अगर अनट्रीटेड रह जाता है और हम अगर अपनी लाइफस्टाइल को या फूड इनटेक को हम चेंज नहीं करते हैं, अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करते हैं, तो वो स्लोली नैश की तरफ चलता है। तो नैश का ये माना जाता है कि ये एक नॉन अल्कोहलिक, मतलब कि जो बंदा अल्कोहल नहीं भी कंज्यूम करता है फिर भी उसका लीवर जो है वो लाइक मॉल फंक्शनिंग करता है। तो ये डिज़ीज़ है। तो इसके बारे में हमने, मेरी जो रिसर्च थी पिछले 2.5 सालों से यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, तो मैंने ये वहाँ पे फाइंड आउट किया है कि एक रीज़न मैकेनिज़्म पे मैं काम कर रहा था कि इसके पीछे मैकेनिज़्म क्या है, हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी प्रोटीन, कौन सा जीन है जो कि इसको रेगुलेट करता है, इस चीज़ को। पेपर पे बात करने से पहले इसके जो बाकी चीज़ें हैं जो आपने लोकेट की होंगी रिसर्च के दौरान, डिटेक्ट की होंगी, या इसके आउटकम्स क्या हैं, इस पर बात करने से पहले ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपका इल्म की तलाश का जो सफ़र है उसके हाइज एंड लोज क्या थे। मैं तो ये जानता हूँ कि आप हमारे करना बेल्ट से हैं। जी। तो आप इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पोस्ट डॉक कर रहे हैं और थोड़ा सा पढ़ा भी रहे हैं। जी। तो क्या सफ़र रहा आपका, कैसा, मतलब पूरी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए हमारे नाज़रीन को। जी बिल्कुल। देखिए, मेरी बर्थ प्लेस तो करना है, जाहिर सी बात है, और लेकिन उसके बाद जो मेरी एजुकेशन है वो श्रीनगर में हुई है। तो मैंने अपनी स्कूल की जो स्कूलिंग की है वो मुस्लिम हाई स्कूल से की है, जो कि छताबल में है।
और उसके बाद जो मेरी बैचलर्स थी वो मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से किया है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिमना से। बैचलर्स ख़त्म करने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड था। मेरे कुछ जो कि कश्मीर के बड़े मशहूर साइंटिस्ट हैं माशाल्लाह से, जैसे डॉक्टर एहसानुल हक कुरैशी हैं, डॉक्टर मीर तनवीर हैं और डॉक्टर वकास आलम हैं, और भी कई सारे हैं। तो इनकी रिसर्च से, इनके कामों से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड था, और ये भी माशाल्लाह से करना से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैं आए दिन के पेपर्स वगैरह इनके बारे में मैं देखता रहता था कि इनकी लाइफस्टाइल कैसी है, ये कैसे रिसर्च कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ें। तो फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं मास्टर्स करूँगा मेरे फेवरेट सब्जेक्ट में। तो फिर मैंने कश्मीर से पूना यूनिवर्सिटी का सफ़र स्टार्ट किया। तो वहाँ जाके मैंने केमिस्ट्री में मास्टर्स अपना कंप्लीट किया। मास्टर्स के मिड में ही मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, एक्चुअली रिसर्च का प्रोजेक्ट था। तो उस प्रोजेक्ट में हम एंटी कैंसर एजेंट्स को सिंथेसाइज कर रहे थे मेरे सुपरवाइज़र के साथ। वो जो प्रोजेक्ट मैंने किया था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, और उस प्रोजेक्ट के जो मैंने रिजल्ट्स पेश किए थे एक्चुअली कुछ कॉन्फ्रेंसेज में, और उसके बाद जो मेरा थीसिस का डिफेंस था मेरे मास्टर्स का, उसने बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया मुझे जो फीडबैक मिला था मेरे पैनल मेंबर से या बाकी रिसर्चर से, उसने एक्चुअल में मेरा जो मोटिवेशन था उससे और बूस्ट हुआ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि रिसर्च एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैंने अपना सफ़र जो है वो स्टार्ट करना और आगे बढ़ना है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे PhD करनी है, और फिर पूना से मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ तोयामा जापान में मैं मूव हुआ, जहाँ पे मैंने अपनी PhD मुकम्मल की, और 3 सालों में मेरी PhD जो मैंने कंप्लीट की है केमिस्ट्री में। तो PhD के दौरान मेरा जो ज़्यादातर काम था वो सिंथेसिस का था। तो मैं जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स की सिंथेसिस करता था, और फिर डिफरेंट अपने कोलैबोरेटर्स को सेंड करता था उनकी टेस्टिंग वगैरह के लिए, उनकी एफिकेसी के लिए। PhD कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने अपना जो है वो जॉब कैरियर या बाकी सब चीज़ें मैंने सर्च करना स्टार्ट कर दी। सो आफ्टर दैट आई गॉट सेवरल अपॉर्चुनिटीज़ टू वर्क इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज़, but finally I was lucky enough to get an opportunity in University of California, which is a reputed institute, you know. तो वो अपॉर्चुनिटी मैंने फ़ौरन से अवेल की, और मैंने डिसाइड किया कि मैं जापान से जो है वो US में हो जाऊँगा। तो 2022 अप्रैल से मैंने वो स्टार्ट किया है, और लकीली जो मेरा रिसर्च ग्रुप है वो माशाल्लाह से काफ़ी प्रोडक्टिव है और काफ़ी मशहूर है, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है। तो मैं उस लैब का एक मेंबर बना, और फिर मैंने जो है वो वहाँ पे हार्ड वर्क अपना स्टार्ट किया, और अपने पैशन के साथ मैंने जो है वो काम किया 2.5 सालों में, और अल्हम्दुलिल्लाह से आज जो रिजल्ट्स में हैं अपने सबको पेश कर रहा हूँ अपने पेपर के। अगर हम सोशल साइंसेज में PhD करेंगे तो उसका एक अपना प्रोसेस होता है, लेकिन जब साइंस में हम PhD करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि बड़ा थिक थीसिस बन जाए, वो 2 पेजेस में भी हो सकता है, क्योंकि साइंस है ही चीज़ ऐसी कि आपने नई चीज़ ढूंढ ली। लेकिन PhD में जो आप सिंथेसिस कर रहे थे, व्हाट वर द आउटकम्स? मैंने जो PhD में सिंथेसिस की थी तो मेरा एक टारगेट था, जो ऑलरेडी नॉन ड्रग्स हैं मार्केट में, तो हम क्या करते हैं कि उनके थोड़ा सा उनके फंक्शनल ग्रुप्स को चेंज करके और ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसे मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करने की कोशिश करते हैं, और चेक करते हैं कि इनकी एफिकेसी पेरेंट मॉलिक्यूल से कम हुई है या ज़्यादा हुई है। क्या वो हमारा सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल ज़्यादा एफिशिएंट है अपने पेरेंट मॉलिक्यूल से? अगर वो अपने पेरेंट मॉलिक्यूल से ज़्यादा एफिशिएंट है तो हम उसको एक सक्सेस कहते हैं। तो जो मैंने सिंथेसाइज़ किए थे जो कंपाउंड्स मैंने, उनमें से 2 जिनको हाइलोडेंड्रियोल C और यूरिलिथिन C3 ग्लूकुरोनाइड, ये 2 कंपाउंड्स थे। इनको जब मैंने अपने कोलैबोरेटर्स को दिया था टेस्टिंग के लिए, तो उन्होंने इनकी टेस्टिंग करने के बाद हमें बताया था कि इनके जो पेरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनसे इनकी एफिकेसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो बस यही हमें पता चला था कि देखें ये जो कंपाउंड्स हमने सिंथेसाइज़ किए इनकी एफिकेसी जो है वो पेरेंट मॉलिक्यूल से ज़्यादा है, और ये पोटेंशियल एंटी डायबिटिक ड्रग हो सकते हैं। तो फिर उनके जो बाकी काम होते हैं, फिर उनका जो बायोलॉजिकल लैब्स होती हैं वो टेक केयर करते हैं। तो मेरा जो काम था वो सिर्फ इतना था कि मुझे कंपाउंड सिंथेसाइज़ करने, एक सिंथेटिक राउट तैयार करना है कि इस मॉलिक्यूल तक मैं कैसे पहुंचूंगा। देयर आर सो मेनी रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस प्रोसेस। तो वो आपने फिगर आउट करके इस कंपाउंड की सक्सेसफुल सिंथेसिस तक आपने पहुंचना है। तो हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं जिनसे हम कंफर्म करते हैं कि जो मॉलिक्यूल आपने पेपर पे प्रिडिक्ट किया है क्या वो मॉलिक्यूल आपने एक्चुअल में बनाया भी है कि नहीं। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और IR वगैरह से हम ये सब चीज़ें कंफर्म करने के बाद हमने जो अपना कंपाउंड है वो अपनी कोलैबोरेटर्स को दिया था कि इनकी अब आप फर्दर टेस्टिंग करके हमें बताएं। साइंटिस्ट से बात करते हुए पिछले 1-2 साल में बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये बताया प्रोसेस, आप PhD में या किसी पोस्ट डॉक में कोई भी चीज़ डिस्कवर कर सकते हो, कोई नई चीज़, लेकिन उसको मार्केट तक आने में बहुत सारा टाइम लग जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं।
फिर उसका अप्रूवल्स होते हैं, रिसर्चेस होते हैं, उसके बाद ही हो सकता है। लेकिन कई ऐसे भी मिले जिन्होंने डिस्कवर जो किया था वो मार्केट में इवेंचुअली आ ही गया। लेकिन एक दूसरा तबका भी मैंने देखा जो जिन्होंने पीएचडी किया तो उसके बाद पोस्ट डॉक में किसी और सब्जेक्ट में चले गए या किसी और स्ट्रैंड में अपने ही, तो वो फॉरगेट कर गए कि पीएचडी में उन्होंने क्या किया था। मेरा सवाल यह है कि क्या जो आपने काम किया और जिसमें आपने 2 मॉलिक्यूल्स लोकेट कर दिए जिनकी एफिकेसी पेरेंट मॉलिक्यूल से बेहतर है, क्या आपने कोई ट्रैक रखा कि उस लैब ने, उस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ने उसके बाद उस पर उसको दूसरे लेवल पे लिया कि नहीं लिया, या ये रिसर्च वहीं खटाई पे पड़ गया उतना ही? जी बिल्कुल, ये आपने बड़ा ही एक अहम सवाल पूछा है। तो असल में बिल्कुल जो मेरी पीएचडी की लैब थी, मैं अभी भी उनके साथ बिल्कुल कांटेक्ट में हूँ और आए दिन हमारी मीटिंग्स भी होती रहती हैं और हम एक दूसरे की राय लेते हैं कि हमने यहाँ तक काम किया है और इसके बाद हमें फ़र्दर कौन सी चीज़ को सिंथेसाइज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो बिल्कुल हमारी डिस्कशंस होती रहती है और उसके बाद भी और भी जो बाकी वो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं और उनकी टेस्टिंग के बाद एफिकेसी वगैरह के बारे में बिल्कुल मैं आगाह रहता हूँ कि इसकी एफिकेसी कैसी है, किस हद तक इस मॉलिक्यूल ने काम किया है। तो एक्चुअली मेरा भी थोड़ा सा जो फील्ड है मैंने अभी अपना डाइवर्स किया है, मैंने चेंज किया एक्चुअल में। तो मेरे पीएचडी के दौरान मेरा सिर्फ सिंथेसिस का काम था एक्चुअली, और अभी जो मेरा मोस्टली काम है वो टेस्टिंग का काम है एक्चुअली। मैं ड्रग लेता हूँ और मेरी स्टडी जो है वो सारी की सारी एनिमल्स पे है। मैं माइस मॉडल्स यूज़ करता हूँ और वो ड्रग जो है वो मैं उन पे टेस्ट करता हूँ, उन पे ड्रग भी टेस्ट करता हूँ और उन पे बाकी नॉकआउट एक जीन नॉकआउट एक चीज़ होती है माइस मॉडल्स में, वो करके हम माइस में ना स्टडी करते हैं, मैकेनिज़म्स को भी स्टडी करते हैं कि किसी भी डिज़ीज़ का मैकेनिज़्म क्या है। मोस्टली मेरी मेटाबॉलिक हेल्थ के रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं लाइक डायबिटीज़ और लीवर डिजीज़ जिसमें नैश और NAFLD आता है, तो इनके बारे में जो मेरी रिसर्च है मैं देखता हूँ कि ड्रग दे के उसकी एफिकेसी को भी देखता हूँ कि ड्रग ने किस हद तक काम किया है। और मेरे माइस के 2 हम ग्रुप्स बनाते हैं, एक ट्रीटेड होता है और एक अनट्रीटेड होता है। तो हम उसको फॉर एग्जांपल कोई इंजेक्शन देते हैं या कोई ऑरली कोई ड्रग देते हैं और 1 महीने तक या फिर 2 महीने तक, वो टाइम फ्रेम डिपेंड करता है कि कौन सा ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली। तो उस ड्रग देने के बाद हमारा जब टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो एनिमल्स को हम सेक्रीफाइस करते हैं और उनके ऑर्गन्स को हार्वेस्ट करते हैं। और फिर हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम अप्लाई करके ये देखते हैं कि क्या हमारे ड्रग ने इस वाले माइस पे कोई ऐसा काम किया है जो कि नॉर्मल माइस जो था वो उससे बेहतर है कि नहीं है। तो इस हद तक हम चीज़ें जो है वो देखते हैं अपनी। आपका पेपर साइंस में भी पब्लिश हुआ? जी बिल्कुल। इसकी जो फाइंडिंग्स है इसमें जो आपने डिस्कस किया, जी वो इसी प्रोसेस का एक हिस्सा था, आउटकम इसी प्रोसेस का था? बेशक। देखें अभी तक जो नैश डिजीज़ है, नॉन अल्कोहलिक लिवर हेपेटाइटिस, इसका मैकेनिज्म किसी को नहीं पता है कि एक्चुअली हाउ इट हैज़ बीन कॉजिंग दिस डिजीज़, हाउ दिस हैज़ इवॉल्व्ड एक्चुअली। तो ये अभी तक किसी को भी नहीं पता है। तो हमारा रिसर्च ग्रुप इसी पे एक्चुअली काम कर रहा था। वी नीडेड टू फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड दिस डिजीज़ एक्चुअली, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ काज ऑफ दिस डिजीज़। तो वो डिज़ीज़ पे हमने काम करना स्टार्ट किया। तो हमने बहुत सारे ट्रायल्स किए एक्चुअली। तो उसमें से फिर हमने एक टेक्निक आती है क्रिस्पर से, हम क्या करते हैं एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को या एक जीन को हम नॉकआउट करते हैं माइस की बॉडी से। तो हमने चूज़ किया था एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या फिर जीन एक है जिसको हम हाइपॉक्सी इंड्यूसिंग फैक्टर 2 कहते हैं, HIF2 अल्फ़ा कहते हैं उसको। तो वो हमने नॉकआउट किया था एक पूरे एक ग्रुप ऑफ माइस से। तो वो नॉकआउट करने के बाद हमने उन माइस को फीड किया था एक ऐसी डाइट जिसको हम वेस्टर्न डाइट कहते हैं। वो वेस्टर्न डाइट की वजह से क्या होता है कि जो लीवर जो है वो बहुत जल्दी नैश में कन्वर्ट हो जाता है, नॉर्मल लीवर से नैश में चला जाता है। डाइट हम ऐसी देते हैं माइस को। तो फिर उसके बाद जो मैंने अपने नॉर्मल ग्रुप और दूसरा जो मेरा ट्रीटेड और अनट्रीटेड जो ग्रुप्स मेरे थे उनको मैंने फिर काफ़ी स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद बहुत मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म लेवल की स्टडी बहुत माइन्यूट होती है, बहुत डीप डिगिंग होती है एक्चुअली। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद मुझे ये पता चला कि HIF2 अल्फ़ा जो फैक्टर है ये वन ऑफ द फैक्टर्स है। देयर कुड बी मेनी अदर फैक्टर्स एज वेल बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दोज फैक्टर्स। लेकिन मैंने ये फाइंड आउट किया है सिग्निफिकेंटली कि HIF2 अल्फ़ा इज़ द फैक्टर विच इज़ एक्चुअली काजिंग नैश डिजीज़। ये लीवर डिजीज़ जो है वो काज करता है। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट माइलस्टोन आपकी रिसर्च में, क्या होगी, किस तरफ आप जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए अभी मुझे पता चल गया कि रीज़न क्या है इसका। तो जब हमें रिसर्च में एक रीज़न पता चल जाता है कि इस डिज़ीज़ का रीज़न ये है,
ये मैकेनिज़्म इसका ये है, इस चीज़ से काज हो रही है, फिर उस डिज़ीज़ को क्योर करना हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है, हमारे लिए डोर्स बहुत ज़्यादा वाइडली ओपन हो जाते हैं कि ये। तो अब ये जो HIF2 अल्फ़ा इंड्यूसिंग फैक्टर जो मैंने आपको बताया है, अब मुझे पता है कि इसकी वजह से ही कॉज हो रही है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसका इनहिबिटर प्रिपेयर करना है। इसका इनहिबिटर मतलब कि हमने एक ऐसा ड्रग जो जाके HIF2 अल्फ़ा को इनहिबिट कर दे बॉडी से, ठीक है, इसका एक्शन जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दे। तो उसके लिए हमने इनहिबिटर प्रिपेयर करना है। इनहिबिटर प्रिपेयर करने के बाद फिर से हमने माइस मॉडल्स प्रिपेयर करने हैं, और माइस मॉडल्स प्रिपेयर करने के बाद फिर से हमने जो इनहिबिटर है वो इंड्यूस करना है, और देखना है कि अब जो हमने इंड्यूस किया है अपना इनहिबिटर HIF2 अल्फ़ा को, जब उसने बिल्कुल नॉक डाउन कर दिया, क्या अब जो रिजल्ट्स हमारे हैं वो इम्प्रूव हुए हैं कि नहीं, क्या हमारी जो नैश डेवलप हुई थी हमारे माइस मॉडल्स में, क्या वो अब ख़त्म हो चुकी है या फिर वो इम्प्रूव हो रही है, बेटर हो रही है या नहीं हो रही है। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा कि इसके लिए एक इनहिबिटर प्रिपेयर करना और वो फिर उसको स्टडी करना। हमारे यहाँ इस वक्त बहुत सारे किस्म के इनहिबिटर्स ऑलरेडी इन यूज़ हैं लिवर के हवाले से। जी जी। सो उनमें से किसी एक में कोई कैपेसिटी है कि जो काम करे, जिस काम की तलाश आप करना चाहते हैं? बिल्कुल, देखें आप, इनहिबिटर जो है वो एक स्पेसिफिक इनहिबिटर होता है जो कि हर प्रोटीन के लिए बना जाता है, ठीक है। तो हमें तलाश है कि हम एक स्पेसिफिक इनहिबिटर बनाएं जो सिर्फ इस वाले जीन पे, इस वाले प्रोटीन पे ही काम करे। तो इसका इनहिबिटर हमने प्रिपेयर करना है। तो बाकी जो नॉन स्पेसिफिक इनहिबिटर्स हैं वो शायद हमारे काम में नहीं आएंगे। शानदार खबर आपने हमारे नाज़रीन तक पहुंचा दी कि बेसिकली जितनी ज़िंदगी कम्प्लेक्स होती जा रही है, जी जी, उतना रिसर्च भी उससे कहीं ज़्यादा कम्प्लेक्स होता जा रहा है। बेशक। अभी तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ ले रहे हैं, बिल्कुल, डीप मशीन लर्निंग का भी यूज़ कर रहे हैं कि इन चीज़ों में, चाहे वो डिजीज़ की डिटेक्शन हो, डिजीज़ की प्रोग्नोसिस हो, या डिजीज़ का बनना और बिगड़ना ऑर्गन्स का, ये सब चीज़ों में इस्तेमाल होता है। दुनिया की जो भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन हर जगह ऐसे टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आप भी इसका इस्तेमाल करते होंगे। जी जी। हम उम्मीद करेंगे कि जब आपकी रिसर्च का दूसरा स्टेज आएगा, दूसरा माइलस्टोन आपको किसी बहुत बेहतर जर्नल में साइंस की तरह छप जाएगा, तब हम एक बार फिर आपको तकलीफ देंगे यहाँ आने के लिए, ताकि हम हमारे नाजरीन इससे बाखबर रहें कि हमारे रिसर्चर जो हैं, हम सिर्फ कश्मीर में रह के हम सिर्फ दवाइयाँ ही कंज्यूम नहीं करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और हम कंट्रीब्यूट भी करते हैं। ये जो ओशन ऑफ नॉलेज है दुनिया का, इसमें हम कंट्रीब्यूट भी कुछ न कुछ कर ही लेते हैं। तो आप भी उनमें से एक सिपाही ऐसे हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप और कुछ नई चीज़ें हमारे सामने लाएं। तो तब तक इश्तियाक साहब, हम आपका निहायत ही मशकूर हैं आपके कि आपने इतना टाइम निकाल के हमको इन बातों से बाखबर किया। बहुत तो शुक्रिया आपका।